आपका इम्यून सिस्टम अगर आपके अगेंस्ट में काम करने लगा, उसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एक नया आयाम जुड़ गया है कैंसर थेरेपी में, कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ये देखा गया कि इम्यून सिस्टम ही कैंसर को मार पाएगा और ठीक से उसके फिलॉसफी को खत्म कर सकता है अगर इम्यून को हमने जगा दिया तो। आयुर्वेद में बहुत ठीक से बताया गया है कि खाना कैसे चाहिए। 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। आप देखें, नेचर अपने आप में बहुत से ऐसे फूड्स और फाइटोन्यूट्राइंट्स मैं आपके दर्शकों को चाहूंगा कि वो एक्चुअली नोट करें। ये फाइटोकेमिकल्स कहते हैं इसको। फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट्स में होते हैं, अगर कीमोथेरेपी से कंपेयर किया जाए तो ये 1000 गुना ज्यादा पोटेंट है फाइटोकेमिकल्स। तो अगर फाइटोकेमिकल्स सही हैं आपके, तो ये प्रूफ फैक्ट है। आई एम नॉट मेकिंग अप, आई एम मेकिंग दिस अप, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। और साइंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो ये प्रत्यक्ष है और ये प्रूव्ड है। तो जितने भी आपके फूड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे बादाम। आप तो एक गृहिणी भी हैं, तो आपको बहुत आइडिया होगा। बादाम को अगर भिंगा दिया जाए, कभी आपने ये देखा उसको गौर से, उसमें आर्टरीज बने हुए हैं। अब नेचर आपको फोन करके तो बताएगा नहीं कि नहीं ये चीजें आपको, अगर आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं तो बादाम खाओ, ये इंडिकेशंस नेचर देती रहती है और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जैसे जो सीड्स, जिस फ्रूट से आप सीड को अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। कभी आप देखिए, कीवी जैसे हैं, गुआवा जैसे हैं, अनार जैसे हैं, ये सभी चीजें आपके एक्रोमैंसिया को बहुत हेल्प करती हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर आपका ये सभी चीजें, अगर गट माइक्रोबायोम ठीक है, आपका फूड ठीक है, तो बीमारियां अगर है भी तो निकल जाएंगी। वो एक हिपोक्रेटिस का ही कहावत है, इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। मेडिसिन is of no need, and if your food is wrong, medicine is of no use. इतना इंपॉर्टेंट है फूड सही रखना। नाउ, इन्फेक्शन के बारे में बात हो गई, कैंसर के बारे में ये थोड़ी बात कर लें। कैंसर में आपने देखा होगा, पहले तो कैंसर किसी किसी को हो जाता था, अब तो हर घर में है। ऐसा कोई घर ही नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि कैंसर जिस तेजी से बढ़ रहा है, इट हैज वेरी रिसेंटली ओवरटेकन हार्ट डिजीज एज द मेजर किलर इन द वर्ल्ड। सो द मेजर किलर इज कैंसर। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस डिजीज। तो कैंसर में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज किया जाता है। बाद में पहचाना गया कि एक्चुअली इन सब से तो हम टेररिस्ट सेल जो है, कैंसर सेल इज अ टेररिस्ट सेल, जो आपकी बॉडी की बातें नहीं मानता है। तो टेररिस्ट को किल करके टेररिज्म तो मरा नहीं, टेररिज्म जाएगा नहीं। टेररिस्ट को किल करके हमारे जितने भी फेनोमेनन अब तक थे, सब टेररिस्ट को किल कर। सर्जरी मतलब काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी मतलब जला दो, कीमोथेरेपी मतलब पॉइजन कर दो। तो ये सभी चीजें हैं। एक नया आयाम जुड़ गया है कैंसर थेरेपी में, कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ये देखा गया कि इम्यून सिस्टम ही कैंसर को मार पाएगा और ठीक से उसके फिलॉसफी को खत्म कर सकता है अगर इम्यून को हमने जगा दिया तो। लीजिए कोई बीमारी है, तो आप 2 ही चीज कर पाएंगे, ईदर यू कैन ड्रग इट और यू कैन डाइट इट। तीसरी तो कोई चीज नहीं है। या तो कोई ड्रग लेंगे आप या डाइट करेंगे। ड्रग की दुनिया तो सबने देख ही लिया है। ये डाइट की दुनिया है, जहां पर कोई ऐसी बीमारी नहीं है
जिसका इलाज डाइट से नहीं किया जा सकता है। ये मैं खास खास तौर से इस पे एम्फेसिस देना चाहूंगा। जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फ्लेमेशन, सबसे पोटेंट ड्रग नोन टू मैनकाइंड क्या है? हल्दी है। हल्दी इज द मोस्ट पोटेंट ड्रग नोन टू मैनकाइंड। आप या कोई भी इसको अदरवाइज प्रूव कर दे, इट इज नॉट अ ड्रग, इट इज डाइट। उसी तरह कुछ बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, तो या तो कोई ड्रग देंगे या कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पर दे देंगे ताकि आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी और ज्यादा ब्लड वहां पर जाएगा तो पेन चला जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से आएगा? ये अदरक से आता है। अगर अदरक ठीक से खा लिया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा और एंजाइना पेन चला जाएगा। कभी करके ही देखने वाली बात है। अगर जिन लोगों को है वो एक बार करके ही देख लें, उनको पता चल जाएगा। सो देर आर डाइट्स, फूड एज मेडिसिन, अगर ठीक से समझा जाए तो ये बहुत दूर तक जाएगी एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, और हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगा। इतनी बीमारियां आपको पता है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीजेस स्पेशली लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। ऑटो इम्यून डिजीजेस, आप भगवान जो है आपके अंदर बैठे हैं, उनका नाम है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम अगर आपके अगेंस्ट में काम करने लगा, उसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन के पास स्टेरॉइड्स छोड़ के कोई और तरीका नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने का। और ऑटो इम्यून डिजीज का बेसिस इज योर डिसबायोसिस। डिसबायोसिस बेसिस है इसका, ऑटो इम्यून डिजीज का। अगर बैक्टीरिया सही होते तो ऑटो इम्यून डिजीज ना होता। उसको लीकी गट कहते हैं। लीकी गट एक बहुत बड़ा रीजन है ऑटो इम्यून डिजीज होने का, जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है एज फार एज मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न। दिस कैन हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, जो कई पेशेंट्स को हैं। मैं जानता हूं, ऐसे कई पेशेंट्स को मैं जानता हूं जिनको लीकी गट के चलते उनको एएलएस भी है, ए मायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, हाथ पैर मूव नहीं कर सकते हैं, मसल्स मूव नहीं कर रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस जो अमिताभ बच्चन को है, इट हैज बिकम फेमस। दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ब्रोंकियल अस्थमा आप जानती होंगी। देखिए, हम सिर्फ नाम ही चेंज करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गट में बनता है और टारगेट ऑर्गन में डिपॉजिट होता है। टारगेट ऑर्गन मतलब अगर थायराइड में डिपॉजिट हुआ तो हम इसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर जॉइंट्स में डिपॉजिट हुआ तो हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अगर ये लंग्स के मसल्स में डिपॉजिट हुआ तो हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। अगर ब्रेन में डिपॉजिट हुआ तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दैट हैज कम फ्रॉम लीकी गट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, एक धागे से मैं सबको पिरो रहा हूं ताकि हम एज अ होल बॉडी को देखें, नॉट इन पार्ट्स। मान लीजिए थायराइड में कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, मान लीजिए थायराइड को ठीक करके बॉडी ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि थायराइड ठीक कर लिया तो पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक एक सामूहिक व्यू, होलसम व्यू ना लिया जाए एज फार एज बॉडी इज कंसर्न। मैं एक डायबिटीज के संदर्भ में इसलिए बताऊंगा कि डायबिटीज के संदर्भ में अगर बताया जाए तो बात बिल्कुल समझ में आती है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस, परफेक्ट। जी जी। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा जी, तो डायबिटीज में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम ब्लड शुगर का नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोग ब्लड शुगर प्रॉब्लम बोलते हैं। ना ब्लड का प्रॉब्लम है, ना शुगर का प्रॉब्लम है।
जब हम कुक्ड फूड खाएंगे या सिंपल शुगर्स खाएंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, और ये प्रोटेक्टिव है, ये बढ़ना भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो अपना ये जो ब्लड शुगर में जो ब्लड में शुगर का लेवल ये बढ़ रहा है, बॉडी इस शुगर को सेल के अंदर नहीं पहुंचा पा रही है। तो क्या नहीं पहुंचा पा रहा है? इंसुलिन। तो बॉडी में जब भी आप खाएंगे, इंसुलिन पैंक्रियास से निकलेगा। इंसुलिन का भी स्पाइक सही है, लेकिन इंसुलिन इस शुगर को ब्लड से लेके सेल में नहीं पहुंचा पा रहा है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डायबिटीज में प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जाएगा कैसे? अगर आप 7.5 या 8 घंटे का गैप 2 खाने के बीच में दे दो, तो बॉडी अपने आप इंसुलिन को मेटाबोलाइज कर लेती है और ज्यादातर डायबिटीज ठीक हो जाते हैं। सो डायबिटीज में भी तो वैसे अगर देखा जाए, एक आइडियल फूड क्या होना चाहिए, ये सर यहाँ मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली डायबिटीज पेशेंट को लेकर कहा जाता है, डायबिटिक लोग जो होते हैं कि उनको तो बार बार खाना चाहिए और बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा कि कुछ घंटे का, जी जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और ये इस बात पे अगर कभी डिबेट हो तो मैं डिबेट के लिए भी तैयार हूं कि बार बार खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है, डायबिटीज और बढ़ेगा। अगर 8 घंटे का गैप दिया जाए तो डायबिटीज कम होगा। अगर ये करके ही देख लिया जाए, यस, 8 घंटे बिना कुछ खाए रहना, चूंकि अगर आदत लगी हुई है तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा और कभी हाइपोग्लाइसीमिया में भी चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी का मतलब है दवा कम करिए, डायबिटीज ठीक होने की स्थिति में जा रहा है। तो अगर आप रेमिशन चाहते हैं डायबिटीज में, तो 8 घंटे का गैप देना अनिवार्य है। नहीं तो आप जैसे कर लें,